अब इस मौके पर अगर जेडीयू के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये बचकाना ही बात कहा जाएगा। कोई तथ्य नहीं है भाई, आपके पास कितने विधायक हैं? भाजपा आपको क्यों बनाएगी राष्ट्रपति? भाई राष्ट्रपति का मतलब हो जाएगा आपका राज्यसभा हो, मतलब सारे पावर आपके पास चले जाएंगे। आपका सारा एजेंडा ही भाजपा के खिलाफ है। आप जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, आप विशेष राज्य के पक्षधर हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ में रहते हैं। पटना से जब ट्रेन खुलती है और आरा बक्सर होते जब यूपी घुसती है ना, यूपी जब एंटर करती है चंदौली के पास से, तो उस बस वही सीमा तक नीतीश कुमार पीएम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं और सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ट्रेन जहां यूपी घुसी योगी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में, तो वहां से फिर ये सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाते हैं। हर वो व्यक्ति जो 35 साल का उम्र पार कर चुका है वो बन सकता है भाई, इसमें योग्यता की कहां बात है? उसके लिए थोड़ा ना कोई बैठकर एग्जाम में क्वालिफाई करना है यूपीएससी या बीपीएससी का, या कोई इस तरह का परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा फिर मौखिक परीक्षा, जिसको पास करके कोई राष्ट्रपति बने। भाजपा आखिरकार क्यों बनाएगी नीतीश कुमार को? भाजपा कई राज्यों में अलायंस में सरकार है, इनसे बड़े बड़े नेता हैं, क्यों बनाएगी भाजपा इनको सरकार मुख्य राष्ट्रपति? भाई पीएम मटेरियल हो या राष्ट्रपति के सबसे योग्य व्यक्ति हो, ये चर्चाएं सिर्फ बिहार भर में है, बिहार के बारे चर्चा कहीं नहीं है और होगी भी नहीं। ओबीसी को गोलबंदी करने के लिए सारा खेल, जातीय जनगणना हो, राष्ट्रपति पद पे दावेदारी हो, ये सारा तैयारी 2024 के लोकसभा के लिए है। तो अभी तो ये बात तथ्यहीन है भाई। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो रही थी। इसी बीच बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है कि बिहार से नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। इसी को लेकर के चर्चा में मेरे साथ उदित आर्यन जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि देश के अगले राष्ट्रपति वो हो सकते हैं, क्या लगता है? ये बात कौन कह रहा है, पहले इस पे गौर करिए। क्या ये बात भाजपा कह रही है? क्या ये बात कांग्रेस कह रही है? क्या ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं? नहीं, उनके पार्टी के ही एक विधायक और मंत्री श्रवण कुमार ने कल ये बयान दिया कि नीतीश कुमार सबसे योग्य व्यक्ति हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, और अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार इससे गौरवान्वित होगा। क्योंकि अभी तक बिहार से एक ही राष्ट्रपति बने हैं जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नीतीश कुमार अगर बनते हैं तो ये बिहार से दूसरे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति बनेंगे। अब समझिए एक बात कि भाजपा इस पर कोई टिप्पणी कर रही है क्या? कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। और आप एक बात और समझिए, अभी तक जो भारत के राजनीतिक इतिहास में हमने देखा है कि जो सत्तारूढ़ दल दिल्ली में होती है, जो केंद्र की सरकार होती है, उसके पास भले ही सांसद कम हो, विधायक कम हो। अरे भाई 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो कितने सांसद थे उनके पास? कांग्रेस के पास 206 सांसद थे। उसके पहले वाजपेयी जी का देख लीजिए, जब उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को बनाया था राष्ट्रपति, कितने सांसद थे? 13-14 पार्टियां मिलकर चला रही थी सरकार, लेकिन इसके बावजूद बन गया ना। आज भाजपा का आप स्थिति देखिए, भाजपा के पास, चलिए ना पहले कुछ आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बता दें कि चुनाव राष्ट्रपति का होता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है। अप्रत्यक्ष मैं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली, मतलब जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं विधायक और सांसद के रूप में, वही लोगों का वोट जो है उसका मूल्यांकन होता है। कैसे मूल्यांकन होता है? मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए बिहार का या उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 1971 का जो जनगणना हुआ था, जो काउंटिंग हुआ था आबादी का, उससे कुल विधायकों की संख्या को हम भागा देते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएस। कुल आबादी को हम भाग करते हैं कुल विधायकों की संख्या से, और तब जो निकलता है फिर उसको हम 1000 से भागा दे देते हैं, और वो जो आंकड़ा निकलता है वही एक विधायक के वोट का मूल्यांकन होता है। मतलब एक विधायक अगर वोट करता है राष्ट्रपति में तो उसके वोट का इतना मूल्यांकन निकलेगा। यूपी में 403 सीटें हैं तो यूपी की कुल आबादी को 403 से भागा दे दीजिए, और उसके बाद जो कुल संख्या है विधायक का उससे हम गुणा कर देते हैं मूल्यांकन का। मान लीजिए एक विधायक के मूल्यांकन अगर 200 आ रहा है, तो बिहार में अगर 200 आ रहा है एक विधायक का, तो उसको हम 243 से गुना कर देंगे, और तब वो निकलेगा कि बिहार में विधायकों के वोट का कितना महत्व है राष्ट्रपति के चुनाव में। ये तो हो गया प्रोसीजर। अब आप थोड़ा सा आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि किस पार्टी के पास देश में कितने विधायक और सांसद हैं। चलिए स्क्रीन पर आप नजर डालिए। देखिए, देश भर में अगर हम कुल विधानसभा सीटों की बात करें, मतलब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, उसे मिलाकर, तो 4128 की यह संख्या है। 4128, जिसमें अकेले भाजपा के कितने विधायक हैं? तो 1379, और एनडीए की बात कर ले, पूरे एनडीए के घटक दल सबको मिला दें, जो एनडीए अलायंस है,
तो उसमें 351 है और इसको जोड़कर आता है 1730 विधायक। मतलब 4128 विधायक में 1730 विधायक अकेले भाजपा और एनडीए के पास है। ठीक है, अब समझिए कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, जो मुख्य विपक्षी दल है, तो उनके पास कांग्रेस के कुल विधायक 692 हैं और यूपीए घटक दल के जो अन्य पार्टियां हैं उनके पास 343 है और यह आंकड़ा जोड़ते हैं तो 1035 आता है। मतलब भाजपा के पास, एनडीए के पास माफ कीजिएगा 1730, यूपीए के पास 1035। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं जो ना भाजपा में है और ना कांग्रेस में है, जैसे कि आप बीजेडी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजू जनता दल ओडिशा में है, स्टालिन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तमिलनाडु में है। ऐसी जो पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनकी संख्या की बात करें तो 1245 है इनके पास विधायक। और निर्दलीय विधायकों की संख्या अगर हम बात करें जो किसी के साथ नहीं है, मतलब ना वो सरकार में है ना किसी पार्टी में है, तो उनकी संख्या देश में 13 है। और कितने विधायकों की सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं अभी फिलहाल, तो उसकी संख्या 105 है। मतलब मोटा मोटी अगर हम समझें तो एनडीए के पास जो 1730 विधायक हैं, इसमें अगर 10 विधायक और हम बस जोड़ देते हैं, समझिएगा बात, मात्र 10 विधायकों को अगर हम रत्नेश जोड़ देते हैं तो एनडीए अपना राष्ट्रपति खुद चुन लेगा। अब आप बताइए कि 10 विधायकों को जुगाड़ 60,000 मूल्यांकन वोट का बताया जा रहा है, इसके लिए 10 से 12 विधायक काफी हो जाएंगे। आप बताइए कि क्या पटनायक साहब जो हैं उड़ीसा में, वो भाजपा के साथ नहीं आ सकते हैं? बात स्टालिन से भी चल रही है भाजपा की बात, कई भाई निर्दलीय ही इतने हैं कि अगर भाजपा उनको अपने साथ जोड़ ले तो आराम से राष्ट्रपति चुनाव, तो राष्ट्रपति चुनाव में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जरा सांसदों की संख्या की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों के वोट का मूल्यांकन भी बहुत मायने रखता है। तो देखिए भाजपा के पास कुल लोकसभा सीटें 545 है, भाजपा के पास 303 सीटें हैं और एनडीए अलायंस की बात करें तो 357 सीटें हैं। कांग्रेस की बात कीजिए तो 52 लोकसभा में उनके सदस्य हैं और पूरे यूपीए के 92 और अन्य जो है वो 96 हैं, मतलब जो किसी पार्टी में नहीं है, ना भाजपा में ना कांग्रेस में। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 243 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के पास 93 और एनडीए, कुल एनडीए के पास 112, कांग्रेस के पास 29 और यूपीए में 51 और 11 सीटें अभी तक रिक्त पड़ी हुई हैं, मतलब खाली हैं। और अन्य राज्यसभा सांसद जो किसी दल से नहीं आते हैं, वो मतलब दल से आते हैं लेकिन कांग्रेस और भाजपा का जो अलायंस है एनडीए और यूपीए उससे नहीं आते हैं, उनकी संख्या 71 है। तो हम आंकड़ों से तो आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधायकों की बात हो, कहीं पर भी भाजपा पीछे नहीं है। 60,000 वोट मूल्यांकन से भाजपा पीछे है, जिनके लिए उनको 10 से 12 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो आराम से बिना किसी स्ट्रगल के भाजपा उस गोल को अचीव कर लेगी। अब हम आते हैं वापस आपके सवाल पर कि नीतीश कुमार कहां स्टैंड करते हैं। देखिए ये प्रकरण शुरू कब हुआ रत्नेश? ये प्रकरण शुरू हुआ इसी साल फरवरी के माह से। आपको याद होगा कि उस समय कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब बंदी चल रहा था, और उसी समय ये चर्चा तेज हो गई कि देश का अगला राष्ट्रपति जो होगा वो बिहार से होगा और नीतीश कुमार होंगे। पूरी जेडीयू इस पर एक सुर से बोलने भी लगी और इस चर्चा के जो सूत्रधार हैं वो प्रशांत किशोर हैं। ये चर्चा बीच में चल रही थी कि दिल्ली में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर ने यह प्रपोजल रख दिया नीतीश कुमार के सामने कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस को ले लीजिए, अन्य को ले लीजिए, सभी को ले लीजिए, तो उसके बाद हम एक गोलबंदी कर सकते हैं नीतीश कुमार के नाम, मतलब आपके नाम पर। यह प्रपोजल उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा कि हम गोलबंदी कर सकते हैं और आपको राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में बातचीत नहीं बना, तालमेल नहीं बैठा और फिर ये चर्चा शांत हो गई। लेकिन अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है तो अब इस मौके पर अगर जेडीयू के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये बचकाना ही बात कहा जाएगा। कोई तथ्य नहीं है भाई। आपके पास कितने विधायक हैं? बिहार में 45 और मणिपुर में 6 है ना वहां पर, तो कुल 51 विधायक है। भाजपा के पास 1380 विधायक है और भाजपा आपको क्यों बनाएगी राष्ट्रपति? भाई राष्ट्रपति का मतलब हो जाएगा आपका राज्यसभा हो, मतलब सारे पावर आपके पास चले जाएंगे। बिल पास करने के लिए कोई भी जो विधेयक पास होता है लोकसभा या राज्यसभा से, अपर हाउस या लोअर हाउस, जो पार्लियामेंट है वहां से, तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तो वो बिल बनेगा नहीं। और आप अगर बैठ जाइए, आपका सारा एजेंडा ही भाजपा के खिलाफ है। आप जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, आप विशेष राज्य के पक्षधर हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ में रहते हैं, सीएए एनआरसी पर आपने विरोध कर दिया, आपने तमाम मुद्दों पर जो भाजपा की केंद्र की नीति है वहां पर विरोध करते आप लगातार आए हैं। भले ही बिहार भाजपा आपके सामने झुक जाती हो, लेकिन केंद्र में जो, दिल्ली में जो भाजपा है
उसको ऐसी क्या मजबूरी है? मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब नीतीश कुमार बिहार में ही बन सकते हैं। पटना से जब ट्रेन खुलती है और आरा बक्सर होते जब यूपी घुसती है ना, यूपी जब एंटर करती है चंदौली के पास से, तो उस बस वही सीमा तक नीतीश कुमार पीएम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं और सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ट्रेन जहां यूपी घुसी, योगी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में, तो वहां से फिर ये सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाते हैं। इसलिए ये तथ्यहीन बात है। अगर श्रवण कुमार, हाँ योग्य व्यक्ति हो सकते हैं भाई, योग तो श्रवण कुमार भी है, योग तो हम आप भी हो सकते हैं। हमारी उम्र नहीं है इसलिए हम योग नहीं है। एलिजिबिलिटी 35 साल है और वो लोकसभा के सदस्य बनने का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो हमारी आयु नहीं है। हर वो व्यक्ति जो 35 साल पार कर गया वो राष्ट्रपति बन सकता है। कई राष्ट्रपति बने हैं बिना योग्यता के। अब हर कोई राजेंद्र प्रसाद तो हो नहीं सकता है, हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो सबसे सम्मानजनक माननीय पद है। तो हर वो व्यक्ति जो 35 साल का उम्र पार कर चुका है वो बन सकता है भाई। इसमें योग्यता की कहाँ बात है? उसके लिए थोड़ा ना कोई बैठकर एग्जाम में क्वालिफाई करना है यूपीएससी या बीपीएससी का, या कोई इस तरह का परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा फिर मौखिक परीक्षा, जिसको पास करके कोई राष्ट्रपति बने। ये तो इस देश का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से अधिक आयु होनी चाहिए और लोकसभा बनने का उसमें सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वो बन सकता है राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए जो वोट चाहिए, जो संख्या बल चाहिए, जो वोटों का मूल्यांकन चाहिए रत्नेश, वो कहां है नीतीश कुमार के पास? और एक बात बताइए, भाजपा आखिरकार क्यों बनाएगी नीतीश कुमार को? भाजपा कई राज्यों में अलायंस में सरकार है, इनसे बड़े बड़े नेता हैं, क्यों बनाएगी भाजपा इनको सरकार, मुख्य राष्ट्रपति? भाई आप आज राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं, ये बात पक्की तौर पर आप मानकर चलिए कि 24 लोकसभा आते आते तक नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल के रूप में, पीएम कैंडिडेट के रूप में, मटेरियल तो इनके संसदीय बोर्ड ने इनको बना दिया, ये खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्यवान व्यक्ति बताएंगे, देखिएगा, और बता चुके हैं। और ये बात भी आप जान लीजिए कि 24 लोकसभा का पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में और देश में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे बीजू जनता दल के पटनायक जी हो, चाहे वाईएसआर के जो आंध्र में सरकार है, इन तमाम लोगों को गोलबंदी करने का ये प्रयास करेंगे और उसका मुद्दा बनेगा जातीय जनगणना। देखिएगा, क्योंकि जातीय जनगणना इन्होंने अपने जीत पर बिहार में करा लिया और इनका एजेंडा सिर्फ बिहार में जातीय जनगणना कराना नहीं है। बिहार में आखिरकार एक बात सोचिए आप, 31 मार्च की तिथि क्यों दी गई? 2023 31 मार्च 2023 की तिथि क्यों दी गई जातीय जनगणना के लिए? कि तब तक अगर हम जातीय जनगणना कर लेते हैं तो हमारे पास 1 साल समय बचेगा इस मुद्दे को भंजाने के लिए और बाकी राज्यों में प्रचार प्रसार करने के लिए कि भाई हमने करा लिया, हमने जातीय जनगणना करा लिया। तो इसका झारखंड पर भी असर पड़ेगा, इसका यूपी पे भी असर पड़ेगा, अखिलेश यादव पर भी असर पड़ेगा। और यूपी में ये बात अब बोली जा रही है कि भाई बिहार में हो रहा है जातीय जनगणना, कई राज्यों में ये चर्चा है। तो ये सारा बैकग्राउंड बनाया जा रहा है 2024 के पीएम फाइट के लिए, प्रधानमंत्री के रेस के लिए। लेकिन अभी राष्ट्रपति का देखिए, हर मौका पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा कॉम्प्रोमाइज करे, भाजपा कुछ बोले, लेकिन भाजपा की भी दिल्ली की राजनीति में फंस जाते हैं। यूपी में 20 सीट का हल्ला था, इनको मिला क्या? नहीं मिला। केंद्र की जब बात आएगी तो वहां पर नीतीश कुमार जीरो हो जाते हैं। हाँ, बिहार में जब देखिए जातीय जनगणना करा लिए तो पीएम मटेरियल हो या राष्ट्रपति के सबसे योग्य व्यक्ति हो, ये चर्चाएं सिर्फ बिहार भर में है, बिहार के बारे चर्चा कहीं नहीं है और होगी भी नहीं। अच्छा, एनडीए के तरफ से भी ये चीज़ें चल रही थी। जब यूपी में इलेक्शन था तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किस तरीके से किए थे, आपने भी देखा था कि उससे भी ये चर्चाएं निकल के आ रही थी कि वो मतलब सच में नरेंद्र मोदी से जा रहे हैं मिलने के लिए, राष्ट्रपति के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने, भाई ये तो प्रधानमंत्री से पिछले साल 2021 में 23 अगस्त की वो तारीख थी जब ये गए थे तेजस्वी यादव के साथ जातीय जनगणना के मसले पर। तो पीएम के सामने नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी प्रपोजल रखेंगे कि मुझे राष्ट्रपति बनाइए, या अगर रखेंगे तो खुद इस पर नीतीश कुमार बोलेंगे, समझिए। हालांकि श्रवण कुमार भी बोल रहे हैं, तो श्रवण कुमार सबसे करीबी नेताओं में से एक है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार खुद इस बात से भले इनकार कर गए हो कि मुझे राष्ट्रपति के रेस में हम नहीं हैं, लेकिन श्रवण कुमार बोल रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार बोल रहे हैं, वो ये बात चाह रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास किस मुंह से बोलेंगे? भाई आपके पास क्या विसात है? कितने सांसद हैं आपके? 15-16 सांसद हैं, 45-51 विधायक हैं, माफ कीजिएगा, 6 मणिपुर को जोड़ लीजिए तो आखिरकार पीएम के सामने वो ये प्रपोजल क्यों रखेंगे? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके जातीय जनगणना के प्रपोजल को ठुकरा सकता है, आपको लगता है कि वो कभी इनका ये मानेगा कि राष्ट्रपति बनाया जाए? ये खुद को, देखिए एक स्टोरी मैंने किया था, मुझे याद है कि पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात कीजिए और सेंट्रल इंडिया का भी बात कर लीजिए, जो डेक्कन का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर देखिए तो
नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरा है और नीतीश कुमार भी ओबीसी चेहरा है। बाकी जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे बंगाल देख लीजिए ममता बनर्जी ब्राह्मण है, महाराष्ट्र देख लीजिए ठाकरे परिवार कायस्थ है, छत्तीसगढ़ देख लीजिए राजपूत हैं, उड़ीसा चले जाइए जो गैर भाजपा है पटनायक जी कायस्थ हैं, उसके बाद तो मतलब सवर्णों का ही मुख्यमंत्री है। वो राजस्थान चले जाइए, खैर वहां तो कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां भी राजपूत हैं। तो जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी सवर्ण हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, स्टालिन को छोड़ दीजिए। तो वैसे में प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई एक ओबीसी चेहरा जो मुख्यमंत्री अभी है वो सिर्फ नीतीश कुमार है। ये बात भी इनके जहन में है कि फाइट हम दे सकते हैं और देश में पूरे ओबीसी को गुलबंदी जो है वो नीतीश कुमार कर सकते हैं, समझिएगा। और इस बार का जो जनगणना है रत्नेश, वो SC ST मतलब अनुसूचित जाति जनजाति का जनगणना नहीं है, वो तो होते आ रहा है 1951 से। इस बार का जनगणना दरअसल ओबीसी जनगणना है और ओबीसी से आते हैं नीतीश कुमार, खुद को मानते हैं PM मटेरियल, खुद को मानते हैं सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर नरेंद्र मोदी के। तो ओबीसी को गोलबंदी करने के लिए सारा खेल, जातीय जनगणना हो, राष्ट्रपति पद पे दावेदारी हो, ये सारा तैयारी 2024 के लोकसभा के लिए। तो अभी तो ये बात तथ्यहीन है भाई, आपके पास ना संख्या बल है ना आपके पास कोई वो तथ्य है जिसके बदौलत आप ये बात कर सकें। और आपके मंत्री बोले जा रहे हैं कि बनना है राष्ट्रपति, सबसे योग्य व्यक्ति हैं, तो एलिजिबल हैं, तो सबसे अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो तथ्यहीन बातें हैं और क्या। तो ये सारी तथ्यहीन बातें हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं बनेंगे ये तो आने वाले वक्त में तय करेंगे। बहरहाल आप इस वीडियो को देख रहे थे NBC 24 पे, मेरे साथ उदित आर्यन थे और मैं रत्नेश पांडे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप हमारे इस वीडियो को पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।